भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बढ़ चढ़कर नए सदस्यों को बीजेपी में शामिल कराए। ऐसे में बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदस्यता अभियान लगातार जारी है, उत्तराखंड में किस तरह से चलाया जा रहा है, किस तरह की आपको भी जिम्मेदारी मिली है? नहीं देखिए, हर विधानसभा की एक जिम्मेदारी दी गई है। मुझको भी मेरी विधानसभा में सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है कि जो पार्टी थम जाती है, रुक जाती है, वो कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है, तो उसको और आगे बढ़ाना है, विचारधारा को आगे बढ़ाना है, नए युवाओं को पार्टी से जोड़ के देश निर्माण में उनका भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का पूरे देश में लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में मुझको मेरी विधानसभा में लक्ष्य मिला है। लगातार हम पब्लिक के बीच जा भी रहे हैं। बूथों पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे राज्य मंत्री हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको जिम्मेदारी मिली है कि आप पब्लिक के बीच में जाइए, पब्लिक में लोगों को सदस्य बनाइए भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाइए और लोगों की भागीदारी प्रदेश के जो हमारा प्रदेश में जो हमारा चल रहा है प्रयास कि प्रदेश आगे बढ़े, माननीय मोदी जी के सपनों का जो प्रदेश बने। उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, वो दशक उत्तराखंड के लिए का हो, उसके लिए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। सर, इलेक्शन का क्योंकि दौर भी जारी है, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, किस तरह का आउटपुट आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर्स भी उत्तराखंड से भी जा रखे हैं? नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो चुनाव है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ की जनता जो है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करेगी। जिस तरीके से 10 साल में उन्होंने देश को विकसित किया है, सशक्त बनाया है, पूरे विश्व में भारत की छवि सुधरी है, विश्व गुरु के रूप में भारत आगे बढ़ा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि किसान आंदोलन के समय भी मोदी जी ने किसानों का सम्मान रखते हुए तीनों बिलों को वापस लिया, तो मुझे लगता है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में था कि हम कभी भी सरकार में आएंगे तो 370 हटेगा, और मोदी जी ने वो करके दिखाया। आज वहाँ पे शांति है, आज वहाँ पे टेररिस्ट अटैक कम है, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि दोनों स्टेट्स की जनता जो है वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए हमको फिर से वहाँ पर सरकार बनाने का मौका देगी। सर, आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी बयान देते हैं, ऐसे में लगातार बीजेपी भी अब अपना पक्ष रख रही है, आपका क्या कुछ कहना है इस चीज़? ये राहुल गांधी जी की आदत बन चुकी है कि देश के अंदर तो वो देश का नाम वो ख़राब करते ही थे पहले, लेकिन अब तो विदेश में भी जाके उन्होंने लगातार एक ये सीक्वेंस बना लिया है कि वो देश की बदनामी करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने देश के बाहर जाके अमेरिका में जिस तरीके से उन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने सिख समुदाय को बदनाम करने का काम किया है, बहुत ही दुखद है। मैंने कुछ दिन पहले भी प्रेस में ये बात कही थी कि उनको अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई आदमी देश के बाहर जाए तो देश का सम्मान कम ना हो, इसकी चिंता करे, देश के खिलाफ ना बोले। उनको भी अपनी स्वर्गीय दादी जी से सीख लेनी चाहिए और भारत की सम्मान बढ़ाने का काम करें विदेश में जाके। और जहाँ तक आरक्षण की आपने बात करी है, कांग्रेस पार्टी का एक ये प्रोपेगेंडा हो चुका है कि वो हमेशा देश को बांटने की, देश को जातियों में, धर्मों में, समुदायों में बांटने की बात करती है। उनके लिए सिर्फ वोट बैंक ज़रूरी है, देश ज़रूरी नहीं है। सर, मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में कांग्रेस लगातार यात्रा निकाली कांग्रेस ने, और लगातार वो सोना चोरी की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? क्या देखिए, दुखद है क्योंकि हमारे देश में उत्तराखंड की पहचान अगर है तो वो हमारे धामों की वजह से है। पूरे विश्व में अगर आज उत्तराखंड में पर्यटन आ रहा है, पर्यटक आ रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो धामों की, हमारी श्रद्धाओं की वजह से आ रहा है। और कांग्रेस ने हमारे धामों को भी राजनीतिकरण करने से नहीं छोड़ा। बहुत नीचे लेवल की राजनीति कांग्रेस ने करी है हमारे धार्मिक स्थलों को राजनीति में खींच के। जो यात्रा उन्होंने चलाई, वो यात्रा इसलिए भी थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि जब आपको पता है 30 जुलाई को वहाँ पर बहुत बड़ी एक आपदा आई, जब पूरी स्टेट की सरकार, पूरे वहाँ के लोगों को बचाने में लगे हुए थे, तो कांग्रेस यात्रा निकालने में लगी हुई थी। स्टेट सरकार को उनसे निवेदन करना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे निवेदन करना पड़ा कि आप इस समय यात्रा मत चलाइए, ये सही समय नहीं है, इस समय सबको अपना योगदान लोगों को बचाने के लिए देना चाहिए। तो केदारनाथ धाम के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब बाई इलेक्शन होगा, बहुत दुखद परिस्थिति में उस चुनाव में हम जा रहे हैं। हमारी बड़ी बहन स्वर्गीय शैला रानी रावत जी नहीं रही हमारे बीच, और उसकी वजह से हमको जाना पड़ रहा है उस बाई इलेक्शन में।
लेकिन जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है, कांग्रेस का मुखौटा पहचान चुकी है। वो समझ चुकी है कि ये केदारनाथ के विकास के लिए, ये केदारनाथ के धाम को आगे बढ़ाने के लिए, श्रद्धालुओं के साथ खड़े होने में, प्रदेश की जनता को दुख की घड़ी में साथ ना देने में ये एक्सपर्टीज़ हो गई है कांग्रेस की। और जनता 22 में जब 24 में जब हमारा चुनाव होगा बाई इलेक्शन, तो फिर से शैला दीदी के 2.5 साल के काम को देखते हुए, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को देखते हुए और प्रधानमंत्री जी का जो प्यार लगाव केदारनाथ धाम से है, जिस तरीके से 13 की आपदा के बाद उस धाम का कायाकल्प किए गई, देश के अकेले प्रधानमंत्री हैं जो 6 से 7 बार केदारनाथ धाम आ चुके, पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे डेवलपमेंट वर्क की। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है केदारनाथ की देवतुल्य जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में कई केस भी आए सामने आए और उनका ये भी कहना है कि 2 साल बीत गए हैं, अंकिता भंडारी केस में अभी तक वीआईपी सामने नहीं आया। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तराखंड में, हम देवभूमि में हैं, हम वीर भूमि में हैं। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर हम बहुत चिंतित भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी बैठकें करते रहते हैं। कोई भी ऐसा प्रकरण जिसमें किसी भी हमारी बहन के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर या बुज़ुर्गों के ऊपर कोई भी अगर क्राइम हुआ है, तो आप पुलिस का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि रिकॉर्ड टाइम में उनको हमने अरेस्टिंग करी है, जेल भेजने का काम किया है। दुखद है जो घटनाएँ हुई, कुछ घटनाएं जो भी हुई हैं, जो हमारी बहनों के साथ, जो बेटियों के साथ जो गलत हुआ, बहुत दुखद है। कोई भी उसको किसी भी तरीके से उसके पक्ष में नहीं हो सकता। हम उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हैं, हम उस परिवार के दुख को समझते हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन दोषियों को फ़ौरन पकड़ा, उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर फ़ौरन एफआईआर दर्ज करी गई, सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई और उनको जेल भेजा गया। पुलिस यही कर सकती है, सरकार यही कर सकती है। अब हम कोर्ट का काम सरकार नहीं कर सकती। जो कोर्ट में काम होता है वो कोर्ट को करना होता है। पुलिस एट बेस्ट एफआईआर करती है, चार्जशीट करती है और आदमी को कोर्ट में पेश करती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पुलिस व्यवस्था है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना है, इन क्राइम्स को रोकना है और वेरिफिकेशन ड्राइव ज़रूर होनी चाहिए इस प्रदेश में कि ये जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी मुझे लगता है एक हमारा सर्वे ज़रूर होना चाहिए। एक वेरिफिकेशन ड्राइव स्ट्रिक्टली चलानी चाहिए पूरे प्रदेश में कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। उसको अगर हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेंगे तो मुझे लगता है क्राइम रेट भी कंट्रोल होगा। सर, जैसे केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहे हैं, ऐसे में विपक्ष तो ये सवाल उठा रहा है कि 6 से 7 मंजिला मकान बना दिया, उधर आपके पक्ष के साथ ही कह रहे हैं कि विकास कार्य तो ज़रूरी है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने शायद ये स्टेटमेंट दिया था और मैंने 2 दिन पहले प्रेस में अपना वक्तव्य दिया है। देखिए, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, या तो कोई भौगोलिक एक्सपर्ट हो या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हो। अब जब प्रधानमंत्री जी के देख रेख में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, देश के सर्वोच्च जो संस्थाएं हैं उनकी स्टडी करने के बाद, उनके रिपोर्ट सबमिट करने के बाद, उनके प्लान सबमिट करने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्राइव चल रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नियम और उस टोपोग्राफी को देखते हुए चल रही होंगी। कांग्रेस ने, मैंने जैसे आपको बताया कि धामों को भी राजनीति कर रहे हैं, ये वही एक दूसरा एक उनका कोशिश है कि किसी भी तरीके से केदारनाथ चुनाव में ये भ्रम फैलाएं कि कंस्ट्रक्शन गलत हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हैवी हो रहा है। आपके पास कोई अगर किसी भी क्रेडिबल संस्था की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि गलत हो रहा है तो उसको पेश करिए। नहीं है, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन पे या टोपोग्राफी पे या वो अपनी राय दे सके। तो भाई, अगर कोई क्रेडिबल रिपोर्ट है तो उसको सरकार के समक्ष रखो, उसको कंसिडर करेंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। सौरभ बहुगुणा जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड में कानून व्यवस्थाओं को आप देख ही रहे हैं, लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप कानून व्यवस्था को और क्या कहेंगे सर? स्थिति चिंताजनक है। पुलिस ऑफिसर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे पुलिस अफसर्स ने मेरे साथ भी काम किया है और मैं उनकी काबिलियत का प्रशंसक भी हूँ। देखिए, हमको पुलिस को प्रोफेशनल रहने देना चाहिए, मतलब पुलिसिंग के लिए। जब हम उसका राजनीतिक उपयोग करना शुरू करते हैं तो फिर हम शांति से नहीं रह सकते। तो मुझे लग रहा है इस समय पुलिस का उपयोग हम राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। और मैंने जो रूप मंगलौर में देखा पुलिस का, मैं उसको देख करके हतप्रभ हूँ मैं और बहुत चिंतित हूँ, गहरे
के रूप में आहत हूँ। देखो, इक्का दुक्का पुलिस का आदमी किसी के दबाव में कर देता था, कभी कुछ वो कर लेता था, किसी का नुकसान कर देता था, लेकिन हमारी पुलिस जो है का राजनीतिक उपयोग किसी ने नहीं हुआ था। लेकिन मंगलौर में मैंने देखा बुरी तरीके से राजनीतिक उपयोग हुआ। और यदि ये चीज़ें चल रही हैं तो फिर आप कैसे पुलिस से बेहतर पुलिसिंग की बात कर सकते हैं? बहुत अच्छे काबिल हमारे हर रैंक में देखे तो एक से एक बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन सर ऐसे में महिला अपराध बढ़े हैं, डकैती की वारदातें बढ़ी हैं, इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब जो एक राजनीतिकरण हुआ है पुलिस का, पुलिस पे एक अतिरिक्त दबाव पैदा हुआ है। तो वो जो दबाव है, उस दबाव ने पुलिस की जो पुलिसिंग की कैपेसिटी थी उसको दुष्प्रभावित किया। राज्य के जो कार्यवाहक डीजीपी हैं वो कहते हैं कि राजनीति हावी है। मैंने जो आज के कार्यवाहक डीजीपी हैं उनको एसपी और एसएसपी के रूप में काम करते देखा है। उनके नाम से अपराधी कांपते थे। लेकिन आज पुलिस वो नहीं है। जिलों के जो एसएसपी और एसपी होने चाहिए उनका वो रुतबा नहीं दिखाई देता है। और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं। मैं मतलब ताजुब कर रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। अब सामान्य सी बात है, बलात्कार की शिकार बालिका का सबसे पहले मेडिकल होना चाहिए, नहीं कर 7 दिन लग जा रहे हैं, मेडिकल नहीं हो रहा है। तो कोई तो है दबाव जो पुलिस से एक बेसिक फैक्टर को नहीं करने दे रहा है। कोई अब किसी पुलिस ऑफिसर को ये समझाने के लिए हरीश रावत की जरूरत थोड़ी है। वो तो उनकी जानते हैं कि इस साक्ष्य को कमजोर करना है यदि आप जितना विलंब करेंगे बलात्कार वाले मामले में। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। सर अंकिता केस को 2 साल का समय बीत गया है, अभी तक भी परिजन इंतजार कर। सारी गिरावट अंकिता के केस से आई है। यदि अंकिता वाले मामले में राजनीति बचाने में नहीं जुटती, अब ये ओपन फैक्ट है कि कोई वीआईपी था जिसके लिए उसके मालिक दबाव डाल रहा था कि तुम उसको सर्व करो, और उसने इनकार किया। उसका बयान है, जिसने रिकॉर्ड किया उसने भी इनकार नहीं किया उस बात से कि उन्होंने कहा वहाँ बातचीत उसने कहा है। लेकिन वो वीआईपी कौन था? अब हमारे पास ऐसे भी प्रतिभाशाली मंत्रीगण हैं जिन्होंने सदन के पटल पर कह दिया कि वो वीआईपी कक्ष था। अब कक्ष कब से वीआईपी कक्ष अलग चीज है। फिर उसमें सेवा करने के लिए थोड़ी भेजा जाएगा, किसी को विशेष सेवा करने के लिए थोड़ी भेजा जाएगा। लेकिन है अब ऐसे प्रतिभावान मंत्री, ऐसे प्रतिभावान, तो ये सब चीजें गिरावट अंकिता हत्याकांड के विशुद्ध मतलब पूरी पुलिस व्यवस्था उसको बचाने में संलग्न दिखी। रेवेन्यू पुलिसिंग ध्वस्त हुई अंकिता के साथ। और मैं यदि रेवेन्यू के जो पुराने लोग हैं यदि मेरी बात सुनेंगे आपके माध्यम से, तो वो मेरी बात को ताकीद करेंगे। रेवेन्यू पुलिस के पराभव का, विश्वास का शरण जो है अंकिता हत्याकांड से हुआ, और इस पुलिस का भी पराभव, गिरावट उसी दिन से स्टार्ट हुई। सर जिस तरह से कार्यवाहक डीजीपी ये कहते हैं कि राजनीतिक जो लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कानून व्यवस्था पर, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो टारगेट भी कर रहे हैं बड़े नेताओं को। तो उन्होंने सीख दी है, अपनी सरकार पर विश्वास रखो। 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए हैं। अब हम तो विपक्ष हैं, हम तो अपना विपक्ष धर्म निभाएंगे। हम तो जहाँ सरकार की विफलता देखेंगे हम उठाएंगे। तो हम पे तो सीख लागू होती नहीं। तो सीख तो जो सत्तारूढ़ दल के
भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों ने उठाया है उनको शायद दी होगी माननीय डीजीपी ने। अच्छा सर, ये तो खैर उत्तराखंड कानून व्यवस्था की बात हो गई, लेकिन ऐसे में ईडी और सीबीआई को लेकर के भी लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है कि इशारों पर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कह दिया है। सीबीआई के विषय में इससे अंतर्राष्ट्रीय धारणा पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा होगा, ये प्रधानमंत्री जी को भी विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इससे बड़ी बात कुछ नहीं कर सकती थी कि भाई ये आभास नहीं जाना चाहिए कि आप पिंजरे में कैद हो, ये जाना चाहिए कि आप पिंजरे से आज़ाद हो। सर, राहुल गांधी को लेकर के लगातार जो पक्ष के लीडर्स हैं वो लगातार घेरने का काम करते हैं, चाहे वो उस चीज़ को लेकर के हो कि उन्होंने संविधान के खिलाफ कुछ बयान दे दिया, या फिर अब जिस तरह से कि ये भी बात आई है कि 11 लाख रुपए दे देंगे अगर कोई उनकी जबान काट दे, तो इस तरह के बयान जब सामने आते हैं किस रूप में आप देखते हैं? भारत, पूरा भारत, लोकतांत्रिक भारत राहुल की रक्षा में अर्जुन की तरीके से खड़ा है। महाभारत में एक बार चूक हुई, अभिमन्यु को नहीं बचाया जा सका, तो जो है अब ये दूसरी बार चूक नहीं होगी। सब लोग समझते हैं कि राहुल क्यों लक्ष्य है, क्यों प्रहार हो रहे हैं, और झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। आरक्षण को लेकर के कि राहुल ने कह दिया अमेरिका में आरक्षण समाप्त करेंगे, वो झूठ का सबसे बड़ा पर्दाफाश जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपौत्र ने अपने बयान में कहा कि सत्तारूढ़ दल मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, निरंतर आग्रह कर रहा है कि आप कहिए कि राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। गलत बयान है उनका, और जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने वही कहा है जो एक सच्चा अम्बेडकराइट कहेगा और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन पर भी आपका एक पॉइंट लेना चाहेंगे कि किस तरह के अब नतीजों पर भी आप बात करेंगे, या फिर किस तरह की तैयारियां वहां पर चली हैं? अब जो है समय कांग्रेस का आ गया है। अब ये लाख कोशिश करें, न जम्मू कश्मीर में हमारा गठबंधन जीतेगा, हम जीतेंगे चुनाव, हम सरकार बनाएंगे गठबंधन के, और हरियाणा के अंदर भाजपा दहाई पार नहीं करेगी। और आप देखिएगा चुनाव आते आते तक भाजपा में भगदड़ मचेगी। प्रतिष्ठा यात्रा आप लोगों ने निकाली है, किस तरह का रिस्पांस भी उसके बाद मिला है आप लोगों को? क्योंकि 2 उपचुनाव जीतने के बाद जिस तरह का बूस्टअप पार्टी में आया था, अब केदारनाथ उपचुनाव भी सामने है सर। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भाजपा चुनाव करवाने से भाग रही है। और आप देखिएगा न ये केदारनाथ का चुनाव करवाएंगे समय पर, और न जो है नगर निकायों, नगर पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों का करवाएंगे, किसी न किसी बहाने टालेंगे। तो इसका अर्थ है कि कांग्रेस की जो प्राण प्रतिष्ठा यात्रा या जो यह गतिविधियां हैं वो सही दिशा में हैं, वो सही दिशा में है। जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्य में चुनाव होते हैं, तो एक नारा आता है कि हरीश रावत सबकी चाहत, लेकिन हरीश रावत जी कहते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर कैसे? लड़ाएंगे ना, लड़ाने वाले भी तो कोई चाहिए। और मैं क्षेत्रीय वर्ष में प्रवेश कर चुका हूँ, या हो सकता है पूरा हो गया हो, क्योंकि मैं कोई जन्मदिन इत्यादि नहीं मनाता, तो कब पूरा हो जाएगा पता नहीं। तो उसमें भी मेरा दावा है कि लड़ाऊंगा, जिताऊंगा। उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात भी हैं, ऐसे में सरकारों को किस तरह से तैयारियां भी करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में तीर्थयात्री भी पहुंचते हैं सर? ये दूसरे चरण की यात्रा है, इसके बिस्मिल्लाह ही फिर खराब कर दिया इन्होंने। आपने पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। संदेश चला गया कि यात्रा सुरक्षित नहीं है, और यात्रा सुरक्षित है और व्यवस्था ठीक है, ये संदेश आना चाहिए था। पहले चरण की यात्रा आपने गड़बड़ा दी, रजिस्ट्री, वो पंजीकरण, नाम पंजीकरण के चक्कर में सारी यात्रा का कचूमा निकाल दिया। और दूसरे चरण की यात्रा
भगवान करे कि ठीक से संचालित हो। देखिए हमारे ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर ये मानवता का दायित्व है कि हम 4 धामों की यात्रा सफलतापूर्वक करवाएं। और हमको पहले से आकलन करना चाहिए कि हम कितने यात्रियों को किस तरीके से करेंगे और उसको प्रचारित करना चाहिए, ताकि लोग अपने हिसाब से अपना समय निर्धारित कर सकें कि कब हमको आना है। कोई आवश्यक नहीं कि लोग पहले दिन ही सब यात्रा में आना चाहें, लोग दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन। तो आपके जो आपने पंडा पुरोहितों से लेकर के, क्योंकि वो भी एक सिस्टम है जो यात्रियों को आमंत्रित करता है, पुराना टाइम टेस्टेड हुआ है। हमारे होटलियर्स हैं, हमारे दूसरे लोग हैं, तो ये सब पूरे सिस्टम को विश्वास में लेकर के ये शेड्यूलिंग होनी चाहिए थी और उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि यूपी में पहले बुलडोजर चला, उसके बाद उत्तराखंड में भी हमने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है कि कोई भी बिना अनुमति के बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, संविधान और कानून का राज, बुलडोजर इन दोनों को चुनौती देता है। बुलडोजर एक टूल है जिसको मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको आप जो है घर तोड़ने के लिए कर रहे हैं। घर भी तोड़े जाते हैं, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी तोड़े जाते हैं, लेकिन उसको एक लीगल प्रोसेस के जरिए पहले डिक्लेयर किया जाता है कि ये सब ये जो है इलीगल है। तो आप तो जो है एक घटना घटती है, आप बुलडोजर लेकर के हाजिर हो जा रहे हैं। तो बुलडोजर जो है, बुलडोजर न्याय का विकल्प नहीं हो सकता है, न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। और भाजपा ने बड़ी क्षति पहुंचाई है भारत के संविधान और न्यायिक प्रक्रिया को। मैं थैंक यू सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीज को सही प्रोस्पेक्टिव में रख दिया है। अब शक्ति लगा रही है सत्ता कि ताकि जो पाप किया है वो पाप जरा उसका संदेश जरा था, उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि देश के अंदर न संविधान का विकल्प है न कानून जो है, बुलडोजर एक टूल है, वो कानून नहीं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। हरीश रावत जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।